हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियोस में देखा कि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम आगे कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप अपनी जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस है वो तो आपने सभी को पता है, वो तो आप खुद करके देखने हैं आपने, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो, जैसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी कि नारू रोग का जनक क्या है। नारू रोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये नारू रोग या बाला रोग, ठीक है, ये किसके कारण होता है, इसका जनक क्या है। तो ये एक कृमि के कारण होता है। इस रोग के बारे में थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं तो पता चलता है कि यह रोग राजस्थान के लिए एक गंभीर समस्या थी, जो आज कुछ हद तक सही हो चुकी है, लेकिन कहीं जगह पर अभी भी नारू रोग के पेशेंट है जो मिल रहे हैं। और अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो स्वस्थ शरीर का रक्तचाप क्या होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि स्वस्थ शरीर का जो रक्तचाप होता है 120 और 80, मतलब मैक्सिमम जो होता है उच्च रक्तचाप होता है वो 120 होता है, और मिनिमम जो निम्न वाला होता है वो कितना होता है, 80। और इसके बाद में देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है मदिरा का मुख्य घटक क्या है। मदिरा का मुख्य घटक है एथिल अल्कोहल। और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, कि आयोडीन की कमी हो जाने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, गलघंट या घेंघा रोग। और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो तंबाकू किस कुल का पादप है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि किस कुल का पादप है, सोलेनेसी कुल का पादप है। और अगर हम आगे की बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व क्या है। तो हानिकारक तत्व कौन सा है, निकोटिन। अब ये निकोटिन क्या है, ये है एल्केलॉयड। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एल्केलॉयड क्या होते हैं। एल्केलॉयड होते हैं नाइट्रोजन के बेसिक कंपाउंड या बेसिक यौगिक होते हैं। और ऐसे बेसिक यौगिक कई प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से एक निकोटिन है जो तंबाकू के पादप में पाया जाता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। तो वसीय यकृत रोग का क्या कारण है। तो वसीय यकृत रोग का कारण है जी मदिरापान या शराब का पान, कि मदिरा का सेवन करना वसीय यकृत रोग का कारण बनता है। और एट्थ क्वेश्चन है जी हमारा कि अफीम किस पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से बनता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका आंसर होगा पेपेवर सोमनीफेरम, कि अफीम है जो पेपेवर सोमनीफेरम जो एक पादप का नाम है, इसका एक कच्चा फल होता है जिस पर चीरा लगाकर दूध प्राप्त किया जाता है, और उस दूध को सुखाने पर हमें अफीम प्राप्त होती है। अब हम इस दूध के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इस दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से जैसे मॉर्फिन, कोडीन और हमने निकोटिन जैसे मुख्य जो एल्केलॉइड है ये भी पाए जाते हैं। अब नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एल्केलॉइड का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं जी, मार्फिन और कोडिन। ये दो प्रकार के एल्केलॉइड हैं जिनका प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टेंथ क्वेश्चन। हाँ जी, टेंथ क्वेश्चन है जी एलएसडी का पूरा नाम क्या है। तो एलएसडी का पूरा नाम है जी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि थोड़ी सी जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि एलएसडी एक जो दुनिया के सबसे महंगे नशे या दुनिया के सबसे ज़्यादा जो सेवन किए जाने वाले नशों में से एक है एलएसडी, जिसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। इसके बारे में हम पता करते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। अब लक्षण में रोंगटे खड़े होना, आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ना, इस प्रकार के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसका सेवन बहुत ही हानिकारक होता है। इसके सेवन के कुछ ही मिनटों बाद ऐसा लगने लगता है कि
आपका दिमाग आपके शरीर का साथ छोड़ रहा है। और इसके बाद जो आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं और कुछ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार ये जो मानसिक विकार उत्पन्न करता है। ये थोड़ा सा LSD के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की है। और आगे देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन कौन सा है कि गोभी पर सफ़ेदी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है जी। अब 12वां क्वेश्चन है जंक फूड के सेवन से होने वाले 3 विकार कौन से हैं। तो ये 3 विकार हैं जी, पहला है मोटापा, मधुमेह और तीसरा है जी रक्तचाप। अब हमारे जो कुछ क्वेश्चन थे ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए हैं। आगे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्तचाप को विस्तार से समझाइए। अब रक्तचाप के बारे में हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपके लिए, वो नोट्स में से आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे उसमें मेन पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, इनके बारे में हम समझाते हैं थोड़ा सा। तो रक्त दाब कितना होता है, रक्तचाप को विस्तार से हम समझाते हैं कि रक्त दाब होता है 120 mmHg, ये मैक्सिमम वाला, और निम्न वाला कौन सा होता है 80 mmHg। अब mmHg क्या है, मिलीमीटर ऑफ Hg, Hg मतलब मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो आगे स्फैग्नोमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि जो रक्त दाब मापी कहते हैं किसको, स्फैग्नोमैनोमीटर को। अब इसके बाद में सिस्टोलिक फेज़ या सिस्टोलिक अवस्था क्या होती है कि हम देखते हैं कि हमारा हृदय जब रक्त को धमनियों में पंप करता है तो हमारा हृदय की मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इस हृदय की मांसपेशियों का सिकुड़ना और रक्त का धमनियों में प्रवाह होना ही सिस्टोलिक फेज़ है, ठीक है। तो सिस्टोलिक फेज़ में जो रक्त दाब होगा वो मैक्सिमम होगा, तो हम सिस्टोलिक के लिए रक्त दाब कितना मान सकते हैं 120, ठीक है जी। अब 120 ये एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि सामान्य व्यक्ति का 120 से ऊपर नीचे कितना हो सकता है, तो यह 90 से 120 हो सकता है। अब आगे बात करते हैं डायस्टोलिक। जब हमारा हृदय शिथिलन की अवस्था में होता है, कि शिथिलन की अवस्था का मतलब है जी कि जब रक्त धमनियों से वापस आता है या हृदय हमारा सामान्य स्थिति में आ जाता है, तो वो होती है स्टेज डायस्टोलिक अवस्था, ठीक है, डायस्टोलिक फेज़ कहते हैं इसको। तो इसके लिए जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो डायस्टोलिक के लिए रक्तदाब कितना होता है, ये 60 से 80 हो सकता है, 60 से 80 mmHg। अब आगे है जी नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है कि स्टीफन हेल्स की सर्वप्रथम रक्तदाब मापा गया था स्टीफन हेल्स द्वारा, और स्टीफन हेल्स ने 1733 में एक घोड़े का रक्तदाब मापा था। तो ये क्वेश्चन बढ़ता है, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टीफन हेल्स ने 1733 में एक घोड़े का रक्तदाब मापा था। इसके बाद में है जी कॉपलन ने 1983 में रक्तचाप को या रक्तदाब को डिस्क्राइब किया था, या पूरा इसका जो ब्यौरा दिया था वो किसने दिया था, कॉपलन ने 1983 में। अगर हम इसको याद रखना चाहिए तो 1983 में आपको पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है हमारे देश के लिए। तो 1983 में वर्ल्ड कप से आप याद रख सकते हो, 1983 में एक वर्ल्ड कप हमारे द्वारा पहला वर्ल्ड कप जीता गया था, और 1983 में क्या हुआ था, कॉपलन ने रक्तदाब को डिस्क्राइब किया था या उसका विस्तार किया था। अब आगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसके लिए हमने नीचे कुछ पॉइंट बनाए हैं, उसका हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसका विस्तार करते हैं। कि पहला पॉइंट बनाया है फास्फोरिक अम्ल। तो कोल्ड ड्रिंक्स में बनाते वक्त फास्फोरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। तो ये फास्फोरिक अम्ल है जो ये बहुत ही हानिकारक एसिड है, यह सीधा दांतों पर अटैक करता है। इसका ये जो फास्फोरिक अम्ल है यह लोहे को गलाने की शक्ति रखता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हुआ। तो सेकंड पॉइंट हमारा देखते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल जो रसायन है वो क्या होता है, कि एथिलीन ग्लाइकोल है जो ये रसायन एक मीठा जहर
माना जाता है, जिसको आम भाषा में हम क्या कहते हैं, मीठा जहर। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्यों डाला जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 0 डिग्री तापमान है, उस पर भी यह जमने नहीं देता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, बोरिक, एरिथोबोरिक और बेंजोइल एसिड, ये तीनों प्रकार के जो एसिड हैं ये एक अम्ल कहलाते हैं। मान लो ये तीनों अम्ल हैं, ये जो बेंजोइल एसिड है और बोरिक और एरिथ्रोबोरिक, ये जो रसायन हैं इनके सेवन से पेट में अम्लता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने से एसिडिटी होना और चिड़चिड़ापन, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद में है जी, पॉइंट बनाया आपने कि 0.4 ppm सीसा, कि कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm सीसा का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ करने पर हमें किस प्रकार ये हानिकारक है, यह लीवर या मानसिक स्थिति जैसे मस्तिष्क के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बाद में जो कैफ़ीन है, कैफ़ीन का जो यूज़ किया जाता है ये कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है, तो यह भी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमने ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये कुछ 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, और इसके अलावा जो अपने पाठ्य पुस्तक में जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं उसका आप ध्यान से उनको रीड करें, और जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कुछ ना कुछ कर लिए हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो अपना जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर हमारा जो ट्यूशन सेंटर चैनल पर जो हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू।